नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के ऊपर। ये जानेंगे कि नेज़ल पॉलिप्स क्यों होते हैं, क्यों नेज़ल पॉलिप्स की जो सर्जरी होती है वो फेल होती है। बहुत अक्सर मैं क्लिनिक में देखता हूं कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 2-2, 3-3 बारी नेज़ल पॉलिप्स को रिमूव करने की सर्जरी करवा चुके होते हैं, पर नेज़ल पॉलिप्स दोबारा से रीग्रो कर जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार मॉडर्न मेडिसिन नेज़ल पॉलिप्स की जड़ तक क्यों नहीं पहुंच पाती और क्यों होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल होती है। दोस्तों, 3 मेन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, लेमडा माइनर, ट्यूक्रियम और तीसरी मेन मेडिसिन फॉर्मिका रूफा। फॉर्मिका रूफा प्रिवेंट करती है नेज़ल पॉलिप्स को रिकर करने, दोबारा ग्रो करने के लिए। तो जब नेज़ल पॉलिप्स ठीक हो जाते हैं तो हम अक्सर फॉर्मिका रूफा यूज़ करते हैं ताकि जो पॉलिप्स हैं दोबारा से रीग्रो ना कर सकें। तो इन सब विषयों के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, पर सबसे पहले जानते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स क्यों होते हैं और वो होते क्या हैं। नेज़ल पॉलिप्स हम बोलते हैं जब हमारे नाक या साइनस के अंदर ग्रोथ हो जाती है। हमारा नाक और साइनस के अंदर जो लाइनिंग होती है वो तकरीबन एक ही तरह की लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग का ये फंक्शन होता है कि वो थोड़ी थोड़ी म्यूकस प्रोड्यूस करती रहती है, यानी कि बलगम थोड़ी थोड़ी प्रोड्यूस करती रहती है। और वो जो म्यूकस है या बलगम है वो हमारी लाइनिंग्स को ड्राई नहीं होने देती, वेट रखती है। और सेकंड फंक्शन होता है कि वो हमारे डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होती है। वो म्यूकस जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस को ट्रैप करती है और उनको मारती है। तो जब किसी कारणवश वो जो लाइनिंग होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, तो वो जो मास बढ़ता है, वो जो ग्रोथ होती है लाइनिंग की, उसको हम पॉलिप्स बोलते हैं। जब वो नाक में होती है तो नेज़ल पॉलिप्स बोलते हैं, जब हमारे साइनस के अंदर होती है तो वो साइनस पॉलिप्स बोलते हैं। नेज़ल पॉलिप्स बनने के 2 मेन रीजंस होते हैं, और जो सबसे पहले और जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो है नेज़ल एलर्जीज़, और सेकंड कारण होता है बार बार नाक के अंदर और साइनस के अंदर इन्फेक्शंस होना। और इनफैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो भी एलर्जीज़ के कारण ही ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण होता है नेज़ल एलर्जीज़। तो यही मेजर रीज़न होता है कि क्यों सर्जरी फेल करती है। मैं आगे इस पर डिस्कशन करूँगा। तो पहले बात करते हैं नेज़ल एलर्जीज़ के ऊपर कि किस तरह से वो हमारे नाक के अंदर पॉलिप्स को जन्म देती हैं। देखिए, नेज़ल एलर्जी क्या करती है कि जो लाइनिंग है हमारी की नाक के अंदर की, उनके अंदर एक थोड़ी थोड़ी सोजिश स्टार्ट कर देती है। और जैसे जैसे एलर्जीज पुरानी होती जाती हैं तो जो हमारी लाइनिंग होती है वो उसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे इन्फ्लामेशन या सोजिश उस पर डेवलप होती है वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती है। और जब एलर्जी काफ़ी देर चलती रहती है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो जो लाइनिंग है उसके सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। और जो वो चेंजेस आती हैं वो क्या करती हैं कि लाइनिंग्स की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और जब लाइनिंग की ग्रोथ काफ़ी लेवल तक बढ़ जाती है वो एक मास का शेप ले लेती है, एक ग्रोथ का शेप ले लेती है, उसको हम नेज़ल पॉलिप्स बोलते हैं। तो दोस्तों, एट द बेस ऑफ इट जो पॉलिप्स हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग एलर्जी है कि आपको बहुत सालों से नाक के अंदर एलर्जी रहती थी, जिसके सिम्टम्स छींकें हो सकती हैं, बलगम बनना हो सकता है, और ये रिकरेंट साइनोसाइटिस जो होता है वो भी एलर्जी से ही लिंक्ड होता है कि जो एलर्जीज होती हैं वो जैसे जैसे स्वेलिंग कॉज करती हैं आपके लाइनिंग के अंदर, और बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं इरिटेशन के बाद, क्रॉनिक इरिटेशन के बाद, तो वो क्या करता है कि जो साइनस की ओपनिंग्स होती हैं उनको बंद करना शुरू कर देता है। और जब वो साइनस की ओपनिंग्स बंद होती हैं तो साइनस के अंदर डिस्चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ पर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस डेवलप होते हैं। आप मेरा वीडियो क्रॉनिक साइनोसाइटिस पे भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि साइनोसाइटिस कैसे डेवलप होता है एलर्जीज़ के कारण। तो बेस पे तो एलर्जीज़ हैं कि एलर्जीज़ ने आपकी जो नाक की लाइनिंग है उसको थिकन किया, उसको मोटा किया, उसको क्रॉनिकली इन्फ्लेम किया, और उसने ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने शुरू कर दी। और एक स्टेज आई जब वो ग्रो करके एक पॉलिप की शेप ले ली, और वो पॉलिप जो है हमारे जो एयरवेज हैं, जो हमारे सांस की नली है, उसको बंद करना शुरू कर देता है, जिसके कारण जो हमें डिस्टर्बेंसेज आती हैं सांस लेने में, रात को स्पेशली लेटने पे जो आ रही है, या हमें ज़्यादा बलगम बन रही है और नाक के अंदर कंजेशन और स्टफीनेस रह रही है, ये सारी चीज़ें नेज़ल एलर्जी के कारण ही डेवलप होती हैं, जो कि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन और साइनस की लाइनिंग को बढ़ा रही हैं और पॉलिप फॉर्म कर रही हैं।
यही रीज़न होता है कि सर्जरी फेल होती है, बिकॉज सर्जरी जो है वो एलर्जी को ट्रीट नहीं कर रही है, वो सिर्फ आपकी जो ग्रोथ है उसको काट रही है, पर बेस पे एलर्जी हमेशा ही एक्टिव रह रही है। तो पॉलिप्स बनने के 4 बड़े कारण होते हैं। पहला होता है एलर्जी, सेकंड होता है इन्फेक्शंस अगर बार बार हो रहे हैं, थर्ड है जेनेटिक टेंडेंसी। जेनेटिक टेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आपके पेरेंट्स में हिस्ट्री है एलर्जीज और पॉलिप्स की, तो आपको भी चांसेस हैं एलर्जीज डेवलप होने के और उसके बाद पॉलिप्स डेवलप होने के। फोर्थ कारण है एस्थमा। ये भी देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को एस्थमा की हिस्ट्री होती है उनमें भी पॉलिप्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली डेवलप करते हैं। तो आगे जानते हैं कि पॉलिप्स के, नेजल पॉलिप्स के सिम्टम्स क्या होते हैं और आप कैसे जानें कि आपको पॉलिप्स डेवलप हो गए हैं, क्या टेस्ट करवाएं, क्या डायग्नोसिस करवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम नेजल पॉलिप्स का होता है नाक का बंद होना। पेशेंट अक्सर आके कहते हैं डॉक्टर साहब नाक से सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद फील होता है, स्पेशली अगर रात को मैं लेटता हूँ तो बिल्कुल ही नाक बंद हो जाता है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम होता है नेजल पॉलिप्स का, नाक का बंद होना, कंजेशन फील होना, सांस ठीक से ना ले पाना। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जैसे जैसे पॉलिप बढ़ते हैं वो हमारे जो नाक की नेजल कैविटी है जिससे हम सांस ले रहे हैं, एयर पैसेज है, उसको बंद करना शुरू कर देता है। और साथ में जो पॉलिप्स होते हैं वहाँ से जो लाइनिंग होती है वो ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस करती है, तो वो भी एक कंजेशन को ऐड करती है। देखिए, नाक की लाइनिंग के अंदर एक और हमारे सेल्स होते हैं जिसे हम ऑल्फैक्टरी सेल्स कहते हैं, जो हमारे नाक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल हम ले रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन को लेके जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे पॉलिप्स डेवलप होते हैं, जैसे जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डेवलप होती है लाइनिंग के अंदर, ऑल्फैक्टरी सेल्स के स्ट्रक्चर भी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है नेजल पॉलिप्स के अंदर के नाक की स्मेल के चले जाना या बहुत कम हो जाना। तो दोस्तों, होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव होती है पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए, और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि स्मेल वापस आ जाती है। एक हमारे पेशेंट हैं जिनकी स्मेल चली गई थी नेजल पॉलिप्स के कारण, और वो मेरे से आके हंसते होते हैं कि डॉक्टर साहब आपने तो मुझे बचा लिया है, कि मेरी बीवी को बहुत शौक था अच्छे अच्छे परफ्यूम खरीदने का और मैं कभी भी उन परफ्यूम्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाता था, पर होम्योपैथी के बाद जैसे मेरे पॉलिप्स गए हैं, आई कैन इवन स्मेल द ग्रेट परफ्यूम्स दैट शी वियर्स। सो नाक की स्मेल का जाना या उसका कम हो जाना एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है नेजल पॉलिप्स का। नाक में ज़्यादा बलगम बनना या नाक से बहुत ज़्यादा रेशा आना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है नेजल पॉलिप का। दोस्तों, इसी के साथ रिलेटेड होता है पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि गले के अंदर बलगम गिरना। ये अक्सर देखा जाता है कि जिनको नेजल पॉलिप्स होते हैं उनको बलगम ज़्यादा बनती है, और वो बलगम जो होती है गले के अंदर गिरती रहती है, जिसके कारण उनको कॉन्स्टेंटली गला साफ़ करना पड़ता है या बलगम खींचनी पड़ती है, या उनको खांसी भी रेगुलरली डेवलप होती रहती है। जैसे ही बलगम हमारे गले के अंदर, लैरिंग्स के अंदर जाके गिरती है, वो खांसी को ट्रिगर कर देती है। तो नाक का बंद रहना बलगम के कारण, पोस्ट नेजल ड्रिप, गले में हमेशा बलगम गिरना जिसके कारण गले में खराश होती है या बलगम खींचनी पड़ती है, और तीसरा होता है कि उसके साथ खांसी ट्रिगर होती है। ये सारे साइंस पॉलिप्स के कारण ही ट्रिगर होते हैं। फेशियल पेन और हेडेक्स एक बहुत कॉमन सिम्टम होते हैं नेजल पॉलिप्स के। दोस्तों, जैसे जैसे नेजल पॉलिप्स बढ़ते हैं या हमारी नेजल जो कैविटी है, नेजल एयर पैसेजेस को ब्लॉक करते हैं, वो कंजेशन कॉज करते हैं और प्रेशर चेंजेस कॉज करते हैं स्कल के अंदर, जिसके कारण हमें फेशियल पेन और हेडेक्स बहुत कॉमनली होते हैं। साइनसेस एक और तरीके से फेशियल पेन कॉज करते हैं कि वो हमारे जो साइनसेस होते हैं उनको ब्लॉक करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो रेशा और बलगम होती है साइनसेस के अंदर की, जो कि नॉर्मली ड्रेन हो जाती है, वो नहीं हो पाती, और उसके कारण साइनस के अंदर कंजेशन हो जाती है और पेन डेवलप हो जाती है। साइनोसाइटिस डेवलप होना भी बहुत कॉमन चीज़ होती है। जैसे ब्लॉकेज होती है तो साइनसेस के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, डिस्चार्जेस जो इकट्ठे हुए होते हैं, उसके कारण भी हमें फेशियल पेन और हेडेक्स बहुत कॉमनली होते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे पॉलिप्स डेवलप होते हैं वो हमारे नेजल कैविटी के अंदर इरिटेशन भी कॉज करते हैं, जिसके कारण छींकें आना कुछ पेशेंट्स में एक सिम्टम होता है, और कुछ पेशेंट्स में पॉलिप्स के डेवलप होने से जैसे जैसे ब्लॉकेज बढ़ती है, स्नोरिंग यानी कि खराटे लेने की प्रॉब्लम भी नज़र आती है। पॉलिप्स को डायग्नोज करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं आती है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको पहले हिस्ट्री है एलर्जीज़ की, पेरेंट्स को हिस्ट्री है एलर्जीज़ की, पॉलिप्स की। दूसरा होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। देखिए, जो पॉलिप्स बाहर ही होते हैं नेजल कैविटी में, वो तो बहुत ईजिली नज़र आ जाते हैं, पर अगर पॉलिप्स अंदर को हैं या साइनोसिस के अंदर हैं,
उनके लिए नेज़ल एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जो आपके ईएनटी डॉक्टर करते हैं। और फोर्थ होता है, अगर आपको हमने डिटेल में व्यू लेना है कि कहाँ पर पॉलिप्स हैं और कितने बड़े हैं, तो सीटी स्कैन जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल होता है। तो अब हम इस डिस्कशन के सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि नेज़ल पॉलिप्स को कैसे ठीक किया जा सकता है और परमानेंट वे में ठीक किया जा सकता है, और सर्जरी हम अवॉइड कर सकते हैं और इनकी रिकरेंस बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया, कि नेज़ल एलर्जी जो होती हैं वो सबसे बड़ा कारण होती हैं पॉलिप्स के बनने का। तो होम्योपैथिक मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन होती हैं और वो बेस पे जो एलर्जी है उसको साथ साथ ट्रीट करती हैं। तो यही कारण होता है जिसके कारण पॉलिप्स जब ठीक हो जाते हैं, एक तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से ठीक होते हैं, यानी कि वो टेम्परेरी रिलीफ नहीं होता और एक सेंस ऑफ वेलबींग आती है पेशेंट को जब पॉलिप्स ठीक होते हैं। ये एक मैं फैक्टर डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। ऑल्दो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होती हैं पेशेंट्स के लिए, पर नेज़ल पॉलिप्स जिस तरह की डिस्कम्फर्ट पेशेंट्स को कॉज करते हैं, उसके कारण उनकी लाइफ जो होती है कम्प्लीटली बदल जाती है। तो जब मैंने देखा है कि होम्योपैथी हेल्प करती है, तो द काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दैट आई गेट फ्रॉम पेशेंट्स इज़ वेरी वेरी हाई। सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि नेज़ल पॉलिप्स कितना तंग कर रहे हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है लेमना माइनर, और इस मेडिसिन से मैंने हंड्रेड्स ऑफ केसेस ठीक होते देखे हैं, और मैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मेरी लेमना माइनर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ नेज़ल पॉलिप्स के लिए। और इसकी की इंडिकेशंस ये हैं कि तकरीबन हर तरह के सिम्टम को ये कवर करती है नेज़ल पॉलिप के लिए, इसीलिए सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, और मैं इसको मदर टिंक्चर में यूज़ करता हूँ। आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि आप भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, पर मेरी सलाह रहेगी फिर भी आप अपने एक बारी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लीजिएगा। देखिए, लेमना माइनर यूज़ होती है पॉलिप्स में, तकरीबन हर तरह के पॉलिप्स के अंदर, साइनस पॉलिप्स हो, नेज़ल पॉलिप्स हो, लार्ज पॉलिप्स, स्मॉल पॉलिप्स, तकरीबन हर तरह के पॉलिप्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि ये आपकी बेस पे जो नेज़ल एलर्जी है जिसके कारण आपको थिकनिंग हो रही है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की और ग्रोथ डेवलप हो रही है, उसको ट्रीट करती है। दोस्तों, सिम्टम्स की इंडिकेशन होते हैं कि आपको नाक का बंद रहना, स्पेशली रात को लेटते समय अगर आपका नाक बंद हो रहा है तो वो एक की इंडिकेशन होती है लेमना माइनर की। नाक में से खूब सारा बलगम निकलना, अबंडेंट डिस्चार्जेस निकलना, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है। गले के अंदर बलगम गिरना बहुत बड़ा साइन होता है लेमना माइनर को यूज़ करने के लिए। लेमना माइनर बहुत सारे केसेस में जहाँ स्मेल चली गई थी वहाँ पर बहुत इफेक्टिव हुई है। बहुत लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए धन्यवाद किया है जब उनकी स्मेल वापस आती है पॉलिप्स के ठीक होने से। तो लॉस ऑफ स्मेल, जिसे हम एनोस्मिया बोलते हैं, वो भी एक की इंडिकेशन होती है लेमना माइनर को यूज़ करने के लिए। वेट वेदर में, यानी कि अगर बारिशों में आपकी ग्रोथ बढ़ रही है नेज़ल पॉलिप्स की और जिसके कारण आपको ज़्यादा कंजेशन हो रही है, वहाँ पे लेमना माइनर बहुत इंडिकेटेड होती है। क्रॉनिक कोराइजाज में अगर आपको बहुत देर से जुकाम रहता था, एलर्जीज रहती थी, उसके बाद आपको पॉलिप्स डेवलप हुए हैं, वहाँ पे लेमना माइनर बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, लेमना माइनर को मैं मदर टिंक्चर में यूज़ करता हूँ। मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स इसके मदर टिंक्चर में मिले हैं। मदर टिंक्चर आप आधी कटोरी पानी में 5 से 7 ड्रॉप डाल के पी सकते हैं। एक बारी सुबह ले सकते हैं, एक बारी शाम को ले सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर मेरी सलाह फिर भी ये रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह कर लीजिएगा लेमना माइनर को लेने से। ट्यूक्रियम लेमना माइनर की तरह बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नेज़ल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए। दोस्तों, ट्यूक्रियम की एक सबसे बड़ी इंडिकेशन ये होती है कि एलर्जी के साइंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं कि पेशेंट को छींकें भी आ रही हैं, खूब पानी भी आ रहा है, नेज़ल ब्लॉकेज भी है और पॉलिप्स भी हैं। तो ये एक की इंडिकेशन है नेज़ल पॉलिप्स में ट्यूक्रियम को यूज़ करने के लिए। सेकेंड की इंडिकेशन है कि अगर आप पेशेंट का नाक एग्जामिन करते हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े पॉलिप्स नज़र आएंगे और वो पूरी उसकी नेज़ल कैविटी को भरा होता है, देखने में एकदम आपको लगता है कि तो बहुत बड़े पॉलिप्स हैं। दोस्तों, वहाँ पर ट्यूक्रियम बहुत हेल्पफुल होती है। थर्ड की इंडिकेशन ट्यूक्रियम को यूज़ करने की होती है कि पेशेंट एक सिम्टम कंप्लेन करते हैं कि जिस साइड हम लेटते हैं उस साइड का नाक बंद हो जाता है, पॉलिप उधर को मूव करके उस साइड की नेज़ल कैविटी को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, ये एक की इंडिकेशन होती है ट्यूक्रियम को यूज़ करने के लिए। तो 3 मेन इंडिकेशंस होगी। पहले हो गया कि साइंस ऑफ एलर्जी बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। सेकंड होता है कि लार्ज पॉलिप्स जो कि आपकी कंप्लीट नेज़ल कैविटी को फिल कर रहे हैं,
वो एक सेकंड इंडिकेशन होता है। और थर्ड होता है कि जिस साइड पर लेट रहे हैं और आपका नाक बंद हो रहा है, तो ये थर्ड इंडिकेशन होती है ट्यूक्रियम को यूज़ करने के लिए। ट्यूक्रियम को यूज़ कैसे करना है, इस पे आते हैं। देखिए, ट्यूक्रियम 30C आप ले सकते हैं मार्केट से। इसका पूरा नाम है ट्यूक्रियम मेरम वेरम, मैं नीचे डिटेल में दूंगा। दोस्तों, मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बारी ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा इसके बारे में यूज़ करने से पहले। 30C आप दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। 2 ड्रॉप आप 1 टेबलस्पून वाटर के अंदर डाल के सुबह ले सकते हैं और 2 ड्रॉप आप शाम को ले सकते हैं। फॉर्मिका रूफा को मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है होम्योपैथी में पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए, और मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ जहाँ पर हमने प्रिवेंशन करनी है कि पॉलिप्स रिकर ना करें। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो सर्जरी करवा चुके होते हैं और उसके बाद उनको डर होता है कि पॉलिप्स दोबारा ना आ जाए, क्योंकि उनको पहले भी दोबारा सर्जरी के बाद आ चुके हैं। दोस्तों, वहाँ पर अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन हम फॉर्मिका रूफा भी यूज़ करते हैं। फॉर्मिका रूफा पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। उसी की बाकी मेडिसिन की तरह उसी तरह की इंडिकेशंस हैं। पॉलिप्स हैं, नेजल कंजेशन है, ब्लॉकेज है, तो पर फॉर्मिका रूफा का सबसे बड़ा रोल आता है इन प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस ऑफ द पॉलिप्स। इसको दोस्तों आप 30C अगर आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है तो वंस अ डे 2 ड्रॉप 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर में डाल के एक बारी दिन में ले सकते हैं। पॉलिप्स के साथ एक फ्रीक्वेंट कंडीशन जो आपको मिलती है वो है साइनोसाइटिस, और साइनोसाइटिस के साथ आपको मिलता है पोस्ट नेजल ड्रिप। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स हैं, ये बहुत इफेक्टिवली ट्रीट होता है कालीबाइक्रोम से। दोस्तों, कालीबाइक्रोम वन ऑफ द टॉप लीडिंग मेडिसिन है। अगर आपको डिस्चार्जेस गले में बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और बहुत थिक ग्लूटिनस यानी कि चिपकने वाले डिस्चार्जेस हैं, वहाँ पर कालीबाइक्रोम्स आपके पॉलिप्स को, साइनोसाइटिस को और पोस्ट नेजल ड्रिप को बहुत इफेक्टिवली ट्रीट करती है। मेरे एक्सपीरियंस में अगर आपको साइनसिस के अंदर पॉलिप्स हैं, वहाँ पर भी कालीबाइक्रोम बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों, आप कालीबाइक्रोम को 30C 2 ड्रॉप 1 टेबलस्पून ऑफ वाटर में दिन में 2 बार ही ले सकते हैं। दोस्तों, लेमना माइनर की तरह ही कलकेरिया काब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मैं फ्रीक्वेंटली वहाँ यूज़ करता हूँ जहाँ पेशेंट की कोल्ड की सेंसिटिविटी होती है, यानी कि अगर उनको ठंड लगने से ज़ुकाम बढ़ रहा है और उसके बाद उनको पॉलिप्स हो गए हैं, ओवरऑल कोल्ड की सेंसिटिविटी है, वहाँ पर कलकेरिया काब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकंड की इंडिकेशन लेमना माइनर की तरह लॉस ऑफ स्मेल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है कलकेरिया काब को यूज़ करने के लिए। कलकेरिया काब आप 30C दिन में 1 बारी या 2 बारी ले सकते हैं। उसी तरह 2 ड्रॉप 1 टेबलस्पून पानी में डाल के दिन में ले सकते हैं। दोस्तों, लास्ट मेडिसिन जिस पे हम आते हैं वो है सैंग्विनेरिया कैन। सैंग्विनेरिया कैन यूज़ की जाती है राइट साइडेड पॉलिप्स के लिए। दोस्तों, अगर आपको लेमना माइनर, ट्यूक्रियम, कालीबाइक्रोम और इनसे रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप सैंग्विनेरिया कैन भी ट्राई कर सकते हैं। 30C पोटेंसी, उसी तरह 2 ड्रॉप 1 टेबलस्पून वाटर में डाल के दिन में 1 बारी या 2 बारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी चर्चा होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर नेजल पॉलिप्स, और होम्योपैथी का क्या रोल है, किस तरह होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि वो बेस पे, जड़ पे जो एलर्जी है उसको भी साथ साथ ट्रीट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेरीज हों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं vikas@drhomeo.com पे, या आप हमारे क्लिनिक में भी कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।